Hello dear friends, I V.K. Mano shall teach you English language. English language will be asked in each and every one day exams today. So we have to clear English also. English impacts very important role in your exams like SSC, UPSC, NDA, CDS and other exams. And a lots of students do not touch that topic because they belong to Hindi medium, or if they are English medium they are also not capable to do that. So I will teach you in our mother tongue and English language also. You can say I will teach you bilingually. And today I will teach you a topic that is voice. What? Voice. But I will clear you in Hindi also. वॉच. तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉच यानी वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं और लगभग ये दोनों भाषाओं में होगी, इंग्लिश और हिंदी, ताकि हमारे जो दूर दराज के भाई एवं बहन हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है टोटल अगर इंग्लिश में बोला जाए, तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बो मिलेगा. तो आज मैं आपको वॉइस इस तरीके से क्लियर कराऊंगा जो कभी आपको नहीं भूलेगा, आपके फिंगर टिप्स पर होगा. इफ यू लर्न दैट रूल्स, वो आपके 5 रूल्स होंगे जिसे आप पंचतंत्र रूल भी कह सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम लोग क्लियर करते हैं व्हाट इज वॉइस. वॉइस क्या है तो आपको बता दें, व्हेन वी से समथिंग वी विल यूज वॉइस. जब हम लोग कुछ कहते हैं तो वॉइस का ही प्रयोग करते हैं. अगर आप उसमें सब्जेक्ट को सब कुछ मान लेते हैं तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता है, और जब आप ऑब्जेक्ट को सब कुछ मानते हैं तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है. एक्टिव एंड पैसिव. तो आप इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई बहुत साहित्यिक डेफिनेशन बताने नहीं जा रहा हूं जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को और भाइयों एवं बहनों को लर्न करने में कठिनाई हो. बिल्कुल सरल, आप खुद समझ सके और उसे खुद डिफाइन कर सके. तो एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं. देखिए, जब कोई सेंटेंस हो और उसमें कर्ता प्रधान हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है. अब आप इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका डेफिनेशन तैयार. When subject is whole and soul, what? When subject is whole and soul in a sentence is called active voice. जब कर्ता ही सब कुछ हो सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस होता है. Like this, I teach English. What? I teach English. He plays वॉलीबॉल. What? He plays volleyball. अगर यहाँ पर आप सब्जेक्ट को हटा दें तो ये सेंटेंस लगभग पूर्णतः अपना रोल अदा नहीं कर पाएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए आपको इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस मानना होगा. अब अगर आप इसी को पैसिव बना दें, अगर हमारे यहाँ पर, तो पैसिव में क्या होता है, जब कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो जाए तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाता है. यानी आप कह सकते हैं when object is whole and soul. What? When object is whole and soul in the sentence is called passive voice. जब कर्ता नहीं बल्कि कर्म सब कुछ हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है. Like this. इसी को हम लोग पैसिव में बना लेते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, और इसी में डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि हमारी डेफिनेशन क्लियर है या हमारे एग्जांपल्स डेफिनेशन से बाहर जा रहे हैं. अगर कोई भी एग्जांपल आपके डेफिनेशन से बाहर हुआ, इट मींस योर डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट. इसका मतलब यह होगा कि आपका जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है. क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स सभी डेफिनेशन के अंतर्गत ही आना चाहिए. तो पहला जो आपका सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश. अब इसमें हम कर्म को प्रधानता दे देते हैं तो ये बन जाएगा व्हाट? इंग्लिश इज
टॉट बाय मी। तो यहां पर आपने देखा इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और सेंटेंस आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो इसलिए आप यहां देख पा रहे हैं कि जो यहां पर कर्म था वो कर्ता बन गया और जो कर्ता था वो कर्म बन गया। अब यहां पर रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कह रहा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज होल एंड सोल इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो यहां पर आप देखिए यदि हम इंग्लिश को यहां से रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस में प्रधानता किसकी हुई, कर्म की, और कर्म प्रधान तो पैसिव वॉइस, कर्ता प्रधान तो एक्टिव वॉइस। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपके मन में कभी जिज्ञासा बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो अब आप बना सकते हैं कि एक्टिव था तो पैसिव क्यों आया। भाई एक्टिव था तो पैसिव की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ पैसिव इफ वी हैव एक्टिव। हम लोग जो एक्टिव होता है उसी का तो पैसिव बनाते हैं, फिर पैसिव की क्या जरूरत थी इतना प्रोपोगेंडा करने की। लेकिन नहीं, आपको मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सदैव पैसिव में होते हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्टिव में ही होते हैं। अदरवाइज यू कैन से, अगर पैसिवाइज नहीं होता तो बहुत सारे सेंटेंस के ट्रांसलेशन या अनुवाद करना मुश्किल हो जाता। जैसे अगर कहा जाए कि रोटी बनाई जा रही है तो इसमें एजेंट नहीं है, हमें नहीं पता रोटी कौन बना रहा है। अगर पैसिवाइज नहीं होता तो हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। रोटी बनाई जा रही है, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस, रोटी बनाई जा रही है। ब्रेड इज बीइंग बेक्ड, ब्रेड इज बीइंग ब्रेड। ये आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि एक्टिव की भी नीड है और पैसिव की भी नीड है। तो चलिए हम लोग का वॉइस क्लियर है, एक्टिव क्या है पैसिव क्या है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। When subject is whole and soul in the sentence is called active voice. When object is whole and soul in sentence is called passive voice. अब हम लोग आगे देखेंगे how to change active to passive. एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि ये उधर कैसे चला गया, ये इधर कैसे आ गया। तो सिर्फ आपको 5 रूल्स लर्न करने हैं और आपका ये कंफ्यूजन क्लियर। तो आज हम ये पंचतंत्र रूल को देख लेंगे और उसके बाद वॉइस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसके अलावा भी अभी थोड़ा सा इजिली हम चल रहे हैं, इसके अलावा हम अपने लेवल को और हाई भी करेंगे, जिससे हम सीएचएसएल तक, टीयर 2 तक, सीएचएसएल में टीयर 2 एग्जाम्स जो होता है वो इंग्लिश का जो देखा जाए तो लगभग टफेस्ट फॉर्म होता है। तो उस फॉर्म को हम लोग टच करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम 0 से करते हैं और शिखर तक आपको ले चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो 5 टिप्स जो आपके फिंगर पर होना चाहिए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको इन 5 नियमों का विशेष ध्यान देना है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। व्हाट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और अगला स्टेप अगर हम लोग लें तो स्टेप नंबर 2 में आपको सिर्फ इसी को उलट देना है। ऑब्जेक्ट को, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है वैसे ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ये लगभग 99% ही सही है। कभी कभी ऐसा नहीं भी किया जाता है। हम आपको वो 1% जो एक्सेप्शन है उसको भी क्लियर करेंगे। आपको बताते चले इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, और जितना ज्यादा एक्सेप्शन क्लियर करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीधे नहीं पूछेगा आई टीच इंग्लिश, और ये लगभग सभी बच्चों को पता होता है। तो इसलिए एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं।
लेकिन उससे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं स्टेप, है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपका जो वर्ब है वो ऑलवेज कहां होगा? ऑलवेज थर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। और आपको बता दे ये 100%, यू कैन से 100% इट इज ट्रू, यानी आपको बिल्कुल कसम खा लेना है कि पैसिव वॉइस होगा तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। आपको जो सबसे प्रिय होगा उसी का कसम खा लेना है ना, मां कसम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, है, नहीं तो आपको यहां पर भूल सकता है, इसलिए आप इसको क्लियर कर ले। अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, अगर आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता विशेषकर, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले एक न एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक न एक प्रीपोजिशन, एक न एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें जिसमें मोस्टली बाई का यूज होता है। किसका? बाई का। ऐसा नहीं कि ऑलवेज होता है, कुछ टीचर्स ऐसे भी बता देते हैं, कहीं कहीं किताबों में भी लिखा है कि पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग होता है या सदैव बाई का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, बाई का प्रयोग मोस्टली होता है, मोस्टली मीन्स अधिकांशतः, ठीक है। तो स्टेप नंबर आपका 4 हो गया। और स्टेप नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 5 में आपका जो प्रोनाउन होता है, लगभग आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका पीछा हर जगह करता रहता है, तो उसके फॉर्म में परिवर्तन आता है। तो उसके फॉर्म में वो 7 है, तो हम लोग ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। आई है तो इधर आपका मी हो जाएगा, और ही है तो हिम हो जाएगा, और शी है तो हर हो जाएगा, और दे है तो देम हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने फॉर्म को बनाए रखता है, यू ही रहता है, और आपका इट ही रहता है। और एक और आपका प्लूरल है वी का अस हो जाता है। ये बिल्कुल रिवर्सेबल है, ये इस तरफ से उधर जाएगा तो आई होगा, और इस तरफ से इधर आएगा तो मी होगा। यानी एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, हो सकता है पैसिव में मी हो तो एक्टिव बनाते समय आई हो जाएगा। ये आपको लगभग लर्न होगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दिस इज ओनली 5 स्टेप यू हैव टू क्लियर योर वॉइस। ये आपकी 5 टिप यानी स्टेप कह सकते हैं जो आपके वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। यहां तक बहुत सारी भ्रांतियां भी है कुछ लोगों को कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके टेंस में परिवर्तन यानी कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आता है, लेकिन टेंस आपका परिवर्तित नहीं होता है, वो इंडेफिनिट से कंटीन्यूअस में नहीं जाता। कैसे? बिकॉज वी विल यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इन कंटीन्यूअस टेंस। लगभग कंटीन्यूअस के हर टेंस में, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम लोग थर्ड फॉर्म की जगह बल्कि फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म जिसको आप कह सकते हैं। और इजेएमआर का लगना आपका ऐसा नहीं क्लियर करता कि वो कंटीन्यूअस है। जैसे मैं कहूं आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो क्या ये कंटीन्यूअस है? नहीं, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इजेएमआर का लगना ये क्लियर नहीं करता कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक है। कंटीन्यूअस की जो डेफिनेशन है वो ये है, व्हेन अ वर्ब शोज कंटिन्यूइंग एक्शन दैट इज नोन कंटीन्यूअस। मींस आप कह सकते हैं कि कंटीन्यूअस की परिभाषा ये कहती है कि क्रिया जारी होनी चाहिए। यदि क्रिया जारी नहीं है तो वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेंस परिवर्तन के नियम, रूल्स
of, you can say not tense परिवर्तन, you can say rules of changing helping verb. What? helping verb. helping verb में परिवर्तन क्या होता है, एक सीरीज में आपको यहां दे देता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बहुत डिफिकल्ट नहीं याद करना, यदि आप थोड़ा सा भी 2-3 बार रिवाइज कर देंगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं, व्हाट, डू और डज, अगर आपका डू डज आ रहा है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें हमारा V1 आ जाता है या V5, आई थिंक आप सबको पता होगा V5 क्या है, V5 यानी कि क्रिया की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, क्रिया में यस या यस को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, यस या ईएस, तो वो चेंज हो जाता है कहां, इज एम आर में, और अगर इज एम आर ही आ गया तो क्या करना है, इज एम आर आ रहा है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, इनके साथ बीइंग जोड़ देना है। अगर जो व्यक्ति या जो टीचर आपको कह रहा है कि टेंस परिवर्तन हो रहा है तो आप उससे पूछिए कि इज एम आर में कहा कौन से टेंस में जा रहा है, तो उसका क्वेश्चन आई थिंक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा टेंस परिवर्तन नहीं होता, केवल हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। तो यहां इनके साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग। आपको ध्यान ये देना है, ये इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग है, यानी बीइंग जो है वो तीनों के साथ लगा हुआ है, ये आर का सिंबल है, ठीक है। अब अगला हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आता है हैज और हैव। हैज हैव अगर आ जाए तो आपको पैसिव बनाते समय क्या कर देना है, हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, बीन का। और आपका अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको अगर कंफ्यूजन भी हो कि इस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट देख लेंगे या इसको लिखे रहेंगे जहां उसको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां बदलना है। आपको टेंस का हेल्पिंग वर्ब रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी। अगला जो टेंस है आपका हैज व हैव, बीन लगा होता है इसमें पहले से, तो नॉर्मली इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, इसका पैसिव नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के इसका भी पैसिव बनाऊंगा क्योंकि ये हमारे ओल्ड इंग्लिश में यानी एंशिएंट इंग्लिश में यूज किया जाता था और आज भी कभी कभी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादातर बच्चों को याद है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंस होते हैं, बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं, लेकिन वो 4 आपके छूटे नहीं हैं। यदि एग्जाम में आ गए और आपको ऑप्शन मेरे बताए अनुसार सही मिल रहा है तो आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा और इसका भी पैसिव बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टेंस आएगा हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपका डिड आता है नॉर्मली, और डिड नहीं आता तो V2 आता है। लगभग जिनको टेंस पता है वो जानते होंगे, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं आती ना तो वहां पर हम लोग V2 लगाते, और अगर V2 और डिड आ गया तो उसको हम चेंज कर देंगे कहां पर, वाज और वर में। अब ऐसा लगता है बच्चों को या कुछ लोगों को, कुछ किताबों को भी ऐसा लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट कंटीन्यूअस में, तो ऐसा नहीं है। वाज वेयर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में भी किया जाता है। आप कह सकते हैं आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, यानी मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटीन्यूअस है, उसमें कंटीन्यूइंग फॉर्म होना चाहिए ना। अभी मैंने डिफाइन किया था कंटीन्यूअस का डिफिनेशन, तो इसलिए आपको ये कहना है कि हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अगर सीधे वॉज वर आ गया, वॉज वर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ बीइंग जोड़ देना है, वॉज वर के साथ बीइंग जोड़ देना है। अगर यहां से आप रिलेट करें तो कंटीन्यूअस में लगभग आपका वो आईएनजी फॉर्म आ रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा ये इसको कंटिन्यू नहीं करता, जबकि ये बीन वाला जो है हैव वाला, अगर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आ रहा है तो आपको सिर्फ बीन जोड़ना, यानी कि परफेक्ट। आप मोटे तौर पर याद कर लीजिए कि
परफेक्ट अगर आ रहा है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, वहां हमें बीइंग लगाना है। और कंटिन्यूअस आ रही है तो बीइंग लगाना है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नॉर्मली नहीं बनाया जाता, इसलिए वहां पर, लेकिन जब बनाया जाएगा तो उसमें भी बीइंग ही लगाया जाएगा। मैंने कहा ना, जो 4 टेंस छूटे हैं उनका भी हम आपको वॉइस बताएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे लेते हैं हम लोग। अगला हेल्पिंग वर्ब है आपका हैड। अगर हैड आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में। अगर देखा जाए तो ये रूल आपका इधर फॉलो हो रहा है। फिर आगे बढ़े हम लोग, हैड बीन, पुनः वही सिचुएशन आता है। आपको नॉर्मली लोग बताएंगे कि हैड बीन जब आ गया तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं वही, लेकिन आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। और इसकी प्रामाणिकता भी अगर आपको देखना है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित माइकल स्वान की बुक आप देख सकते हैं। वॉइस चैप्टर में जाकर उन्होंने भी इसको मेंशन किया है। तो अभी हम नॉर्मली जो होता है उसको ले लेते हैं नो पैसिव वॉइस, है ना, इसका नो पैसिव। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर से लगभग अगर आप सिर्फ इतना याद कर लें, विल और शैल, विल और शैल, तो इसमें आपका हो जाएगा बी। क्या लग जाएगा? इनके साथ बी का प्रयोग हो जाएगा। विल और शैल के साथ आपको सिर्फ लगा देना है बी। उसके बाद आपका आता है विल बी और शैल बी। क्या आता है? विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। तो इसमें हम आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं? नो पैसिव, नो पैसिव। लेकिन इनका भी बनाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इनका भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका आता है वही परफेक्ट। क्या बताया था? क्या बताया था? हैव लगे रहेगा इसमें, विल और शैल के साथ हैव रहेगा। जैसे ही हैज हैव देखो, बीन जोड़ दो, इनके साथ क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है। विल शैल के साथ हैव लगा है, आपको सिर्फ बीन जोड़ देना है। उसके बाद अगला है वही आपका विल हैव बीन, पहले से आ चुका है, तो विल हैव बीन पहले आ गया तो आपको वही वाला आ जाए, नो चेंज, है ना, नो पैसिव वॉइस। पहले से बीन है तो क्या हो जाएगा? नो पैसिव, नो पैसिव। ठीक है, लेकिन इनका भी पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं इरेज करूंगा। यदि आप अभी केवल सुन रहे थे, नहीं लिख पाए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मॉडल्स को। मॉडल्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। यदि आप थोड़ा सा याद कर ले कि अगर मॉडल्स सीधे आया है, जैसे मॉडल्स में विल शैल भी आता है, लेकिन हम लोग लगभग में से शुरू करते हैं, है ना, जब यूजेस पढ़ते हैं तो लगता है कि यहीं से शुरू है, लेकिन आपका मॉडल विल और शैल भी इंक्लूड करता है। और इनके साथ भी आपको पता ही है बी का प्रयोग किया जाता है। तो मे आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, नीड आ जाए, डेयर आ जाए, सब में आपको क्या लगाना है? बी। सबके साथ बी लगा दीजिए, आपका पैसिव बन जाएगा। और यदि इनके साथ हैव आया है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हैव अगर आ गया इनके साथ तो आपको कुछ नहीं करना है, बीन जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है? बीन जोड़ना है। तो चलिए एक बार हम लोग राइट कर लेते हैं। मे, कैन, कुड, मस्ट, लगभग आगे जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं सब में क्या करना है? इनके साथ बी ऐड कर देना है। इनको लेना है, मे बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, है ना, वुड बी, सब में आपको बी ऐड करना है। और आगे एक कदम बढ़कर देखते हैं, यदि इनके साथ आपका आ गया व्हाट? हैव। मे के साथ सीधे हैव नॉर्मली नहीं लगाया जाता है, माइट हैव होता है, कुड हैव होता है, शुड हैव होता है। आगे जो भी मॉडल्स हैं उनके साथ हैव लगा है तो आपको इनको लेकर क्या जोड़ देना है? बीन। माइट हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन।
अगर इन सबके साथ हैव लगा है तो आपको क्या कर देना है, बीन जोड़ देना है। तो ये आपका रहा टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आगे आपको चीजें क्लियर मिल जाएंगी। टेंस परिवर्तन एक बार आप फिर से नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जो अभी लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बनाया कैसे जाता है पैसिव। तो आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं, किसी भी टेंस का हो। सिर्फ आपको अपने वो 5 रूल्स रिवाइज करने हैं। मैंने क्या बताया था, पंचतंत्र नियम। पंचतंत्र नियम को फिर से देखिए, फिंगर टिप्स पर लीजिए और देखिए, पांचों आपको अप्लाई करना है। कर्ता को कर्म बना दिया जाता है, कर्म को कर्ता बना दिया जाता है ना। क्या बताया था, कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म। क्रिया की जो है सदैव थर्ड फॉर्म, और अगर प्रोनाउन आया है तो उसके फॉर्म में भी परिवर्तन करेंगे। तो हम वही उठाते हैं जो हमारा एग्जाम्पल था वॉइस के दौरान, जब मैंने आपको एक्टिव और पैसिव क्लियर किया था। तो पहला सेंटेंस था आई टीच इंग्लिश। व्हाट, आई टीच इंग्लिश। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सेंटेंस कहां बिलोंग करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप अपने टेंस के नियम में जाइए और उसको देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाया जाता है। नॉर्मली आपको अब तक याद हो चुका होगा कि इसमें इज एम आर लगता है। अब अपने 5 टिप्स को अप्लाई करिए। हाँ, आपको ध्यान है कि 5 टिप्स हर सेंटेंस में अप्लाई नहीं होगा, कहीं पर कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल रूल लगभग फॉलो होता है। तो आई को इधर भेजना है और इंग्लिश को इधर भेजना है। इस परिवर्तन में आपको एक और एक्स्ट्रा वर्क करना है। जैसे ही आई को इधर भेजेंगे तो अपना स्थान बदल देगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वो कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले हमने बताया था एक न एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें मोस्टली बाई लगता है, और जिसके साथ नहीं लगता वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी क्रियाएं बाई को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं। इंग्लिश आ गया आपका इधर, सब्जेक्ट बन गया। अब आपको पता है कि इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है, तो इंग्लिश के साथ एम तो लगेगा नहीं, वो आई का इकलौता है ना। और इंग्लिश आपका प्लूरल नहीं, तो क्या लेगा, इज। इंग्लिश इज। पैसिव वॉइस में मैंने कहा था बिल्कुल कसम खा लेना है कि मम्मी कसम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। अब एक नए प्रीपोजिशन जिसमें ज्यादातर बाई लगता है। अभी जब तक मैं आपको नहीं बताऊं कि यहां पर अन्य लगाना है, तब तक आपको बाई ही लगाना है, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मुझसे पहले कुछ बच्चे बना चुके होंगे, तो बिल्कुल बहुत सरल सेंटेंस है, आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम कहीं से भी किसी भी टेंस से उठाकर देखते हैं। अगर हम इसी को पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही क्लियर करते हैं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करना है, नेगेटिव क्या होगा इसका, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। व्हाट, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ऐसा है नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, है ना, बस सेंटेंस है आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सदैव ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव सदैव अफर्मेटिव बनेगा। यदि यदि एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव सदैव नेगेटिव बनेगा। अर्थात यू कैन से जिस फॉर्म में मिलेगा उसी फॉर्म में हमें, जिस मूड में मिलेगा उसी मूड में हमें पैसिव बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, अगर हम इस सेंटेंस को भी नेगेटिव कर दे तो हमारा इसका पैसिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव किया था, तो इसको भी नेगेटिव कर देते हैं। क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी। ये भी आपके 5 टिप्स को अप्लाई किया। कर्म का कर्ता बना, कर्ता का कर्म बना, और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन लगा, सहायक क्रिया में परिवर्तन आई और क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा। तो ये आपके 5 टिप्स के माध्यम से आप
वॉइस किसी भी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग किसी भी टेंस से लेते हैं। जैसे आगे मैं आपको कहूं तो मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उस सेंटेंस को कहूं आई शैल टीच यू ऑल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और आपका काम भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? इसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा हो गया? इसमें एक्स्ट्रा ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो दो हो गए। क्या? ऑब्जेक्ट दो हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मेंशन कर लेंगे कि यदि दो ऑब्जेक्ट हो, व्हाट, यदि एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दो में से किसी एक को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। किंतु याद रहे, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू, मोस्टली टू, अदरवाइज फॉर का प्रयोग करना होगा, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों से बनाकर देखते हैं। इससे भी बनाते हैं, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव बना सकते हैं। चलिए किससे बनाएं पहले? चलो पहले यू है तो यू से ही बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगता? विल। तो क्या हो जाएगा? यू विल बी, टेंस परिवर्तन हो गया आपका। देखो 5 स्टेप, पहला कर्ता कर्म बना और कर्म आगे आएगा, अभी कर्म कर्ता बनेगा, लेकिन उससे पहले हम सारे परिवर्तन करेंगे। टेंस परिवर्तन हुआ, क्रिया की थर्ड फॉर्म taught, you will be taught what? All topics of English by me। ठीक, आपने अभी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले गए तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा शब्द यूज करना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, तो उससे पहले हमें क्या? टू या फॉर लगाना होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा। चलो हम लोग इनडायरेक्ट को आगे लेते हैं, तो ऑल टॉपिक्स विल इसके साथ भी लगेगा। आपको पता ही होगा फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई सा भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ एक जुगाड़ लगाना होगा आपको, है ना, क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि जब सेंटेंस फॉर्म डिटर्मिनेशन का भाव हो, दृढ़ संकल्प का भाव हो, तो आई वी के साथ विल लगता है और बाकी सब के साथ शैल लगता है। तो आप आंख मूंद कर सहायक क्रिया लगा दो और सेंटेंस में जब प्रॉब्लम कोई क्रिएट करे तो बोलो फॉर्म डिटर्मिनेशन का भाव है ना। आपने गलती से आई के साथ विल लगा दिया, लेकिन जब अगले ने कहा गलत है तो आपने कहा सेंटेंस से फॉर्म डिटर्मिनेशन का भाव आ रहा है, यानी दृढ़ संकल्प का भाव आ रहा है, तो वो सही हो जाएगा। और आप उससे पहले हिंदी बोल नहीं रहे होंगे, जिससे वो क्लियर नहीं कर सकता कि फॉर्म डिटर्मिनेशन है या नहीं, दृढ़ संकल्प है या नहीं। तो इसलिए विल बी और शैल बी को माध्यम बनाकर सेंटेंस को गलत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑल टॉपिक विल बी क्या होगा? टॉट। आपका यू यहीं पर है और मैंने कहा इसको यहां पर छोड़ने के लिए आपको एक सजा भोगनी पड़ेगी, वो है टू लगाना पड़ेगा। टॉट टू यू। अब आपका ऑल टॉपिक्स विल बी टॉट टू यू बाय मी। अच्छा, यहां पर आपका ऑल जो टॉपिक्स है ऑफ इंग्लिश छूट गया, इसको आप यहां मेंशन कर लेंगे, मैंने नोटिस नहीं किया। ऑफ इंग्लिश, ऑल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश विल बी टॉट टू यू बाय, आई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? मी। तो इसके साथ मैंने एक रूल और देख लिया कि यदि एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले जाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू या फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैसे क्लियर करें सर कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? तो आपको बता दे कि जो सजीव होता है वो सदैव इनडायरेक्ट होता है। अगर आप दोनों याद करोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, अगर याद हो जाता तो बेहतर है, लेकिन आप एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जब दो चीजें होती हैं तो अक्सर कंफ्यूजन होता है
है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं कि इंपोर्ट आयात होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो आप एक याद कर लो कि इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। जो एक्स शब्द है EX, ये लगभग माइनस करता है, ठीक है। तो उससे आपको याद रखना है, जैसे आप देखें एक्सपेल, एक्सपेल मीन्स होता है निकाल देना। तो एक्स जब भी आए लगभग नेगेटिव अर्थ देता है, तो एक्सपोर्ट का मतलब हो जाएगा निर्यात, इंपोर्ट का आयात। वैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम होती रही है ना, लेकिन ये चीजें बचपन में होती है जब हम लगभग इन चीजों से पारंगत नहीं हुए रहते हैं। अब आपको लगभग नहीं होगा, और यदि हो रहा है तो आपको सिर्फ एक याद करना, दूसरा छोड़ देना है। चलिए, तो ये इसी से हमारा 2 ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। आगे हम अन्य सब्जेक्ट भी देखते हैं, अन्य सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और अन्य टेंस से भी सेंटेंसेस लेते हैं। तो अब जैसे आपका आ गया हैव, यानी कि अभी हम लोगों ने लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिया है और फ्यूचर इंडेफिनिट का, पास्ट में भी आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यही सेंटेंस, चलिए दूसरा ले लेते हैं हम। जैसे आ गया सेंटेंस आपका, आई एट फूड, मैंने भोजन किया। ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए मैं इसी के आगे बनाता हूं, थोड़ा सा प्लेस शॉर्टेज हो रहा है ना, तो इसी के आगे लेते हैं और सेंटेंस छोटे आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला। खाना कौन खा रहा है? आई। कर क्या रहा है? खा रहा है। खाना क्या हो गया? क्रिया यानी वर्ब। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। आपको बता दे कि एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया तो धीरे धीरे और चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। चलिए, तो इसका हम लोग वॉइस बनाते हैं। क्या बताया था रूल में? पहला स्टेप ही था, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बना लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? फूड। फूड। और आपको पता है कि पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का प्रयोग होता है, और फूड हमारा सिंगुलर है तो क्या लेगा? वाज। फूड वाज। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और आई इधर आएगा तो बाई लेगा, और ये क्या हो जाएगा? मी। फूड वाज ईटेन बाय मी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका नेगेटिव कर दे, तो इसका नेगेटिव जैसे ही बनाओगे इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ खड़ी हो जाएगी कि भैया मुझे भी साथ ले लो, है ना। आई डू नॉट, और जैसे ही डू नॉट, सॉरी डिड नॉट, जैसे ही डिड नॉट लगाओगे ईट अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जो एट बना हुआ था वो अब क्या हो जाएगा? ईट। आई डिड नॉट ईट फूड। व्हाट? आई डिड नॉट ईट फूड। अब इसका आपको क्या करना है? पैसिव बनाना है। फिर वही आपको फूड पहले करना है। फूड वॉज नॉट उसमें लगा है तो इसमें भी लगा रहेगा। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि यदि सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव होगा, असर्टिव है तो असर्टिव होगा। असर्टिव में आपको बता दे दोनों आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव निगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। चलिए, फूड वॉज नॉट लिखा हुआ पहले से, थर्ड फॉर्म लेंगे, क्या हो जाएगा? ईटेन। फूड वॉज नॉट ईटेन बाय मी। व्हाट? बाय मी। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैं अभी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं ले रहा हूं, लगभग आपका असर्टिव सेंटेंस ले रहा हूं। असर्टिव में मैंने बताया कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। अफर्मेटिव निगेटिव जिसको आप कहते हैं उसी को पॉजिटिव निगेटिव भी बोला जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं। देखो, ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज टू मूड। हर सेंटेंस के 2 मूड होते हैं, पॉजिटिव व निगेटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव है, मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ये आपका निगेटिव मूड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़े तो हम लोगों ने प्रेजेंट ले लिया था और बाद में फ्यूचर भी ले लिया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस की ओर। कंटिन्यूअस की ओर रुख करते हैं। तो आपको पता ही है
कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है? पहले ही आपका इज एम आर आ जाता है, और हमने बताया कि जिसमें इज एम आर आ जाए उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग। सेंटेंस में सिर्फ आपको बीइंग शब्द का प्रयोग करना है, बाकी आपके वही पंचतंत्र रूल 5 जो रूल्स बताया गया है आपको, उसको आपको फिंगर टिप्स पर रखना होगा। जैसे आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं, पांचों को सेट कर लीजिए। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस में परिवर्तन, क्रिया की थर्ड फॉर्म और प्रोनाउन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप लोग अप्लाई करें। आपका पैसिव कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग लगभग टेंस वाइज क्लियर कर लेते हैं, लगभग सभी से एक एक दो सेंटेंस लेते हैं। उसके बाद हम लोग विशेष रूल लेकर आएंगे आपके अगले जो है वीडियो में, जो वॉइस से लगभग विशेषता पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। चलिए, तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, सीधे क्रम से चलते हैं हम लोग अब, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा एक्टिव में क्या, इज एम आर दिया गया रहेगा, जबकि इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारे अपवाद घुसे हुए हैं, इसलिए उसको क्लियर कर लेना। इज एम आर पहले से दिया रहेगा। क्या करना है पैसिव बताते समय? कुछ नहीं, बीइंग लगा देना है और अपने वही फिंगर यानी कि 5 रूल्स, पंचतंत्र रूल को फिर से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेंटेंस। जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग वॉइस, व्हाट, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, व्हाट आई एम टीचिंग वॉइस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्म को कर्ता ले लो भाई, वॉइस इधर आ गया। आपको पता है कि इस टेंस में सहायक क्रिया वही रहनी है, लेकिन अब वही का मतलब ये नहीं कि आई के साथ एम आता है तो एम ही लगा देना। वॉइस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगाना है। अब वही जिसको आपने प्रतिज्ञा लिया था कि पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टीच का थर्ड फॉर्म पिछले ही सेंटेंस में मैंने बता दिया था, टॉट। और आपको फॉर्म भी बहुत याद करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपका सारा का सारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम वर्ब के टॉपिक में लेंगे उसे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। वॉइस, वॉइस इज टॉट वर्ब, इसको लाना इधर, कर्ता को कर्म बनाना है। कर्ता को कर्म बनाने से पहले एक न एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो बाई के बाद हम क्या लगाएंगे, मी से पहले क्या लगाएंगे, बाई, या कह लें बाई के बाद हम मी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वॉइस इज टॉट बाय मी। तो यहां पर देखा जाए तो कुछ गलती हो रही है ना, हमने अपने रूल को अप्लाई किया नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खुली भी रखनी होगी, क्योंकि बीच में हो सकता है कि डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली ऐसा किया जाए कि आप जग रहे हैं या सो रहे हैं, तो यहां आपको क्या देना है, बीइंग। क्योंकि बीइंग नहीं लगाए तो हमने पैसिव का एक रूल छोड़ दिया ना, इज एम आर के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है। तो वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी, नाउ इट इज क्लियर, बट बिफोर इट वाज नॉट क्लियर। इससे पहले ये क्लियर नहीं था। हमने सारे रूल को अप्लाई किया, लेकिन हम अपने टेंस के ही रूल को यहां पर अप्लाई नहीं किया, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि कहां पर मिस्टेक हो रहा है। क्यों?